हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैंने पहले इस पे वीडियो बनाई थी एक, बट उसके अंदर मेरे को कुछ कमियां दिखी और आप लोग कह रहे थे कि वन शॉट में डालनी है, तो फिर मैंने क्या किया, उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया और अब आपके लिए नई वीडियो बना रहा हूँ पूरी शुरू से। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट फुल चैप्टर मिल जाएगा आपको। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा होगा कि कितने मिनट की वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, दिख जाएगा आपको अभी कितनी मिनट की वीडियो है, मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अभी बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, टाइम वेस्ट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब आप बोलोगे भाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो चैप्टर है, पहले वो पढ़ाओ, आप एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पे कहाँ आ गए। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है मैटर में, या फिर और हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उन सारी चीज़ों में हमने इसको अच्छे से पढ़ रखा है। मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि इसी के छोटे छोटे एलिमेंट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पहले मैं आपको याद दिला दूँ एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट द सिंपलेस्ट केमिकल सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स आर एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पर मैं बता रखा है कि एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द यहाँ तो कंट्रीब्यूट आएगा वैसे तो, बट कॉन्स्टिट्यूट गलत स्पेलिंग लिख दी, आप याद रखना। एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते कि एलिमेंट्स सिंपलेस्ट केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं इन विच ऑल द एटम्स आर एग्जैक्टली द सेम। हो सकता है मैं थोड़ा गलत बोल दूँ, बट याद रखो यार, मैं आप लोगों के साथ ही पढ़ता हूँ। क्या यार मेरे पर आप लोग बोल दोगे बाद में कि भाई तेरे को आता नहीं था, तू खुद कैसे पढ़ा रहे हैं। छोड़ो उस बात को, तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, मुझे पता है तुम लोगों को क्या क्या नहीं आता। आगे देखना वीडियो में सब बताने वाला हूँ। मैंने बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, उन लोगों ने आधी आधी चीज़ें तो मिक्स कर रखी है। हमें जो बुक मिली है ना एक्स्ट्रा, उसमें 10 गुना चीज़ें जितनी बाकी यूट्यूबर्स ने बता रखी हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आगे आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड आएगा यहाँ पर, बॉन्ड लिखा हुआ है, बॉन्ड आएगा BONDED, बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सिंपलेस्ट केमिकल सब्सटेंसेस। वो सिंपलेस्ट से यहाँ क्या मतलब है? सिंपलेस्ट से यहाँ ये मतलब है कि ये एकदम प्योर होते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो मान लीजिए एक मैटर का टुकड़ा है। अब कैसे पता लगाओगे कि ये एलिमेंट से बना है कंपाउंड से? अगर इसके अंदर किसी एक चीज़ लाइक कह सकते हो आप, जैसे कि हाइड्रोजन भर रखा है, तो हाइड्रोजन कैसी होगी? बस ना इसके अंदर आपको हीलियम मिलेगी, ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना फ्लोरीन, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको? बस और बस हाइड्रोजन। तो उसको आप क्या दोगे? एलिमेंट। और अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के केस में क्या होता है? कंपाउंड के केस में ये होता है कि आपने मान लीजिए आपके पास एक चैम्बर है, तो इसके अंदर मान लीजिए आपका थोड़ा सा मैटर है। अगर आप इसको ढूंढोगे तो आपको हो सकता है इसमें H2O मिल जाए, लाइक वाटर मिल जाए। सिंपल, इसके अंदर वाटर मिल जाए। तो वाटर के अंदर क्या होता है? वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो क्या आप इसको एलिमेंट कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन। एलिमेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, जबकि कंपाउंड में लाइक एलिमेंट हाइड्रोजन सिर्फ एक एलिमेंट, उसके अलावा उसमें लाइक अगर आप किसी मैटर का टुकड़ा लेते हैं तो एलिमेंट वाले मैटर वाले टुकड़े में कुछ नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड वाले मैटर के टुकड़े में आपको हाइड्रोजन के भी 2 पार्टिकल्स मिलेंगे और ऑक्सीजन का भी एक पार्टिकल मिलेगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। मैंने नीचे थोड़े एलिमेंट्स लिख रखे हैं। एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने इन्हीं एलिमेंट्स को स्पेशली क्यों डाला है। बाद में आपको सब पता चल जाएगा, पूरा चैप्टर को आप रिलेट कर पाओगे। अब भी आप आधी चीज़ें रिलेट नहीं कर पाओगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो यू डोंट नीड टू टेक केयर अबाउट दैट। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या है। वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल्स, एक ऑक्सीजन का पार्टिकल। सोडियम क्लोराइड NaCl, in which you have sodium as Na and Cl as chloride। उसके बाद आपको मिल जाएगा अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3। उसके बाद आपको मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2S, अरे यार गलत लिख दिया, H2SO4। इसमें आपको हाइड्रोजन के 2 मिल जाएंगे और आपको हाइड्रोजन के 2, सोडियम का 1 और ऑक्सीजन के 4। बेसिकली ऐसे है। आगे हम लोग जाएं तो हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ एटम। अब हम लोग एलिमेंट्स को देख लिया, हमने कंपाउंड्स को देख लिया, अब सीधा एटम पे आते हैं, जिस पे चैप्टर है सीधा उसके पहले पार्ट में आते हैं। अभी हम लोग चैप्टर का पहला पार्ट करें जिसका नाम है
एटम्स। एटम की डेफिनेशन कर लेते क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। ये मैटर का, मान लीजिए आपके पास ये मैटर है, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखेंगे तो इसके अंदर हमें ना बहुत ज़्यादा ही छोटा एक एटम मिलेगा। लाइक ऐसे 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 आपको एक बहुत ही ज़्यादा छोटा एक एटम मिलेगा, और उस एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप लोग बोलोगे कि भाई काट तो हम हर चीज़ को सकते हैं, तो पेपर ले हमारे सामने उसको भी काट दें। तुम लोहा ले आओ, उसके ऊपर हम डाल देंगे ज्वालामुखी टाइप, और फिर वो भी जल जाएगा। तो आपके हिसाब से आप सब कुछ काट सकते हो। बट अब आप ये देखिए कि आपने मान लीजिए एक चीज़ को काटा, क्या वो सिमेट्रिकल कटा है? लाइक दोनों जो पार्ट हैं वो क्या एक दूसरे पे कॉन्ग्रुएंट हैं? अब अगर होंगे तो आप कह सकते हो आपने उसको काट रखा है, नहीं होंगे तो आप कह सकते हो आपने बस उसको अलग किया है। आपने दो चीज़ों को अलग किया है, ये नहीं कह सकते कि आप लोगों ने उसको काट रखा है। तो उसी डेफिनेशन पे यहाँ पर एटम की डेफिनेशन दे रखी है। अब यहाँ तो आपको बता दिया जाएगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का एटम ही है, बट असल में अगर आप देखोगे ना तो आगे अब आप लोग 4th चैप्टर में देखना, वहाँ पर ही आपको बताया जाएगा कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, क्वार्क्स तक हैं। क्वार्क्स के बारे में आगे नहीं बताया जाएगा आपको, वो आगे बहुत आगे वाली क्लासेस में बताया जाएगा, लाइक +1 +2 या 10th में बता दिया जाए शायद। बट आप लोग ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप फ्यूचर के लिए तैयार रहो। लाइक मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ, आप कह सकते हो, वेल विशर हूँ, आपका फ्रेंड हूँ यार सबका। देखो अब फिर आप बोलोगे कि यहाँ पर क्यों लिख रखा है स्मॉलेस्ट यही है, जबकि इससे छोटे भी होते हैं, जैसे कि आपने कह दिया इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो क्यों बोला है यहाँ पर ऐसा? यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आप मैटर का एक टुकड़ा लोगे, उसमें आपको यहाँ पर सबसे यहाँ आपको एटम मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको एटम मिलेगा, तो इस पॉइंट पे भी आपको एटम ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको, अब ऐसा हो सकता है कि आप बहुत छोटे स्केल पर चले जाओ और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिले और यहाँ पर प्रोटॉन, ऐसा होगा। अगर आप बहुत छोटे स्केल पर चले जाओगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपको कोई फिक्स जगह नहीं होती किसी चीज़ की, वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में किसी चीज़ की फिक्स जगह नहीं होती। तो अगर हम इसको एकदम ध्यान से समझें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे से आइडेंटिकल से मेरा मतलब क्या है कि एक जैसी चीज़ है जो मैटर में, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो हर जगह उस मैटर के हर जगह सेम है, उसको हम कहेंगे एटम। क्या कहेंगे हम उसको? एटम। अब ऐसा क्यों कहा गया है मैंने आपको समझा दिया है, इस पे और चर्चा नहीं करेंगे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा इस पे, जिसमें आपको सच्ची में समझ आ जाएगा। लाइक अगर आपको अभी भी थोड़ा और कन्फ्यूजन है, नहीं तो आप नीचे क्वेश्चंस पूछ लीजिए, मैं आपको वो उनके आंसर्स कमेंट में दे दूंगा। आगे आते हैं हमारे पास लेविस's लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि एटम होते हैं। अब पुराने ज़माने में जब साइंटिस्ट को दौड़ लगी हुई थी कि भाई कौन सबसे पहले किसी नई चीज़ को ढूंढेगा, तब साइंटिस्ट को एटम तो मिल गया। अब जैसे न्यूटन बाबा ने मोशन पे, ग्रेविटी पे लॉज बनाए, है ना, वैसे सबको चढ़ी हुई थी भाई कि हम लोग भी किसी दिन लॉज बनाएंगे। तो लेवाइजर अंकल आए, उन्होंने केमिकल कॉम्पोजिशन के कुछ लॉज दिए। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब कि एक चीज़ में किस चीज़ की केमिकली उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। केमिकली हम उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर कह सकते हो क्या क्या है, केमिकल की कौन कौन सी चीज़ है, उसे आप लोग क्या कह सकते हो? लेवाइजर्स लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब आता है हमारे पास पहला लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन, यहाँ पर कैन डालना भूल गया मैं, सॉरी। लाइक बड़ी मेहनत लगी थी यार मेरे को, पूरे दिन लग गए पूरी सारी स्लाइड्स को मिला के बनाने में, समझ सकते हो यार, स्कूल का काम भी करना होता है मैंने आप लोगों की तरह। लॉ ऑफ अब सबसे पहले कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा लॉ है। अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो, मान लीजिए कि आप, जैसे कि हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने ली आपने 1 kg आलू लिए, आपने 1 किलो आलू लिए, 1 किलो प्याज लिए। अब आपने दोनों को एक थैली में
डाल दिया। लाइक ये आपके पास थैली थी, इसके अंदर आपने दोनों को डाल दिया, है ना। 1 किलो आलू भी डाल दिए, 1 किलो प्याज भी डाल दिए। तो अब इसके बाद इस थैली का वेट कितना होगा? 1 किलो वेट आपको आलू से मिल जाएगा, 1 किलो वेट आपको प्याज से मिल जाएगा। तो बता दीजिए कि आपको कितना आएगा? हम सब लोग जानते हैं 2 किलो आ जाएगा। तो बस फिर इसी हिसाब से हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन का भी मास कि हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन का भी एक लॉ बना रखा है, मास नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब मान लीजिए कोई, अब यहाँ पर हमने आलू प्याज की बात की, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल्स की। मान लीजिए आपने H2O है आपके पास, H2O का अपना मास है, मान लीजिए X मास है H2O का। उसके बाद आपके पास है, हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे पास ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। आपने दोनों को केमिकली किसी तरह से मिक्स कर दिया, किसी तरह से आपने मिक्स कर दिया, तो भी उनका जो मास होगा उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी? x प्लस वाई जितनी ही क्वांटिटी आएगी, उसकी क्वांटिटी x प्लस वाई जितनी ही आएगी। उसमें ना ही कोई नया मास आ जाएगा, भले ही वो नई चीज़ क्यों ना बन गई हो, भले ही वो कोई नई चीज़ क्यों ना बन गई हो, फिर भी उसके अंदर मास उतना ही रहेगा, और ना उसके अंदर मास भी उतना ही रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर मास उतना ही रहेगा, कोई नया मास नहीं आएगा, और ना ही इसके अंदर से कोई मास चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जादू हो गया और यहाँ से चीज़ गायब हो गई, टेलीपोर्टेशन कर ली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो वो किसी और फॉर्म में, ये हो सकता है कि आपका मास किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको जब भी किसी लॉ में कंजर्वेशन ऑफ, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब कि वो चीज़ ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना ही कभी क्रिएट हो सकती है। जितना है अनंत काल से, मतलब कि तुम लोग कह सकते हो कि समय का जब से शुरुआत हुई है ना, तब से वो चीज़ है, बस वो अपनी फॉर्म चेंज करते हुए आ रही है। अब कभी स्पेस वाली मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं सब कुछ समझाऊंगा, बट अगर तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे तो ही भाई, ऐसे नहीं मैं अपना ज्ञान बांटता बेकार में ही, क्योंकि मैं जानता हूँ व्यूज़ तो आने नहीं वाले, तो क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, समझ रहे हो ना। तो रिक्वेस्ट कर सकते हो तुम लोग, मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है स्पेस के बारे में। आगे जाते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अगला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है? जैसे कि मास कभी क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसी तरह हमारे पास जितनी भी कोई दो चीज़ें मिल रही हैं, लाइक हमने हाइड्रोजन के 2 एटम से, हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एटम था, है ना। अब ये दोनों कभी ना कभी तो मिले ही होंगे ना, कभी ना कभी तो मिले ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई कि पहले से ही जब इनका जन्म हुआ तब ये दोनों H2O ही थे। हो सकता है अब ऐसा ही होगा ना कि पहले कभी ये 2 H अलग अलग घूम रहे होंगे, ये O और आया होगा, बोलेगा भाई देखो मैं बोर हो रहा हूँ, तुम लोगों को मेरे साथ खेलना है तो बोलो, मैं तुम्हारे साथ खेल लूँगा। फिर जब ये लोग खेलने लगे तो पता नहीं कोई जादू सा हो गया, और फिर इनके बन गया H2O। ये लोग मिल गए आपस में, इनकी ग्रेविटी ने एक दूसरे की तरफ इनको अट्रैक्ट कर दिया। बस वैसे ही उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इनके अंदर जो प्रोपोर्शन रहती है ना, वो हमेशा सेम ही रहती है। ऐसा नहीं होगा कभी तुम्हें H3O मिल जाएगा, कभी नहीं। यू विल नेवर फाइंड H3O, कभी भी नहीं। आपको ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ आपको H4O मिल जाएगा, आपको H4O2 मिल जाएगा, आपको H4O21 मिल जाएगा, कभी नहीं। आपको हमेशा क्या मिलेगा? H2O। ऑक्सीजन ने ठान रखी है भाई, मैं जब तक अकेला हूँ तब तक मेरे साथ हाइड्रोजन के 2 एटम ही रहेंगे। अगर मैं 2 हूँ तो मैं हो जाऊंगा ऑक्सीजन, तो मैं क्या बन जाऊंगा? ऑक्सीजन की गैस। O2 क्या होती है? ऑक्सीजन की गैस। अब देखो, ये जो हमने अभी लॉज पढ़े, इनकी अब कुछ इक्वेशन भी है। अब तुम लोग देख लो, कोई बेकार में तो लॉ देते नहीं है ये लोग, मोशन के लॉज आते हैं उन पे भी इक्वेशन डाल देते हैं ये लोग, इनके पास कोई और चीज़ आती है उसमें भी इक्वेशन डाल देते हैं। तो बस फिर अब फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें तो मैथ्स के इक्वेशन तो मिलने ही है। अब ना तुम इससे भाग सकते हो ना कुछ कर सकते हो। नॉन मेडिकल वालों तुम लोग फंस चुके हो, मेडिकल वालों तुम लोग भी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत कुछ है। मैथ्स तुम्हारा जिंदगी में कोई पीछे नहीं छोड़ने वाली, तुम लोगों को हार मान के कभी ना कभी करना ही पड़ेगा मैथ्स को। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है कि मान लो तुम्हारे पास इन अ रिएक्शन 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वर रिएक्टेड विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन. The product was a mixture of 2.5 gram of carbon dioxide and 11.5 gram of sodium chloride solution. In the data
in agreement with the law of conservation of mass. अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि क्या ये डाटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ एप्लीकेबल है। चलो बताते हैं। यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि द केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू प्रोडक्ट इज, सबसे पहले हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था, उसमें हमने हाइड्रोलिक एसिड मिलाया, तो बाद में क्या बन गया, ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बन गया जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकली। मास ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब कि जिन चीज़ों को हमने रिएक्ट करवाया उनका मास कितना था, 4 ग्राम और 10 ग्राम, दोनों को मिला के बन गया 14 ग्राम। इतनी सिंपल मैथ्स थी। अब मास ऑफ प्रोडक्ट्स का मास क्या है, ये हमें बता रखा था कि यहाँ पर 2.5 ग्राम और 11.5 ग्राम बना है। 11.5 ग्राम और 2.5 ग्राम दोनों को मिला के बना 14 ग्राम। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का मास कितना होता है, 11.5 ग्राम। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया, 2.5 ग्राम। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो, रिएक्शन से पहले मिला हुआ मास कितना होना चाहिए था, 14 ग्राम। रिएक्शन के बाद कितना है, 14 ग्राम। तो हमारी हाइपोथेसिस सही निकली और इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये लॉ एकदम सही है। लॉ भी सही है और ये क्वेश्चन भी एकदम सही था। तो नीचे हमने स्टेटमेंट लिख दिया एक बड़ी सी, सिंस द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव द सेम मास, दिस मीन्स दैट देयर इज नो लॉस in mass as the result of the reaction, the data is in agreement with the law of conservation of mass। मतलब कि ये एक law of conservation of mass को follow करता है, क्योंकि एक लॉ है भाई, लॉ को सबको फॉलो करना पड़ेगा वरना फाइन देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, है ना, सब लोग डरते हैं फाइन से, कोई फाइन नहीं देना चाहता। इसी के साथ आता है हमारे पास परसेंटेज वाले क्वेश्चन। अब पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। अब हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए देख रहे हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में तो हम बेसिकली आएंगे परसेंटेज वाले क्वेश्चन। ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस कम रहते हैं, बट इन केस आ गए तो हम लोगों को बचने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो बस उसी के लिए तुम लोग इसको देख लो, बस अब डाल दो, घुसा दो दिमाग में, जो करना है करो, बस इसको तुम लोग अपने अंदर समा लो। द परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन एज। इनकी परसेंटेज कितनी दे रखी है हमें, कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है, ऑक्सीजन 48% है। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ ट्रू है, कि सच है, व्हाट वेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ अनदर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर मैं बता रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में ये 3 चीज़ें हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। अगर इनकी प्रोपोर्शन हमें सही दे रखी है, सही इनकी परसेंटेज दे रखी है, तो बताओ 1.5 ग्राम, अगर ये पूरा कैल्शियम कार्बोनेट 1.5 ग्राम का बन रहा था, तो ये कैल्शियम, इनमें से कैल्शियम कितने ग्राम का होगा, कार्बन कितने ग्राम का होगा और ऑक्सीजन कितने ग्राम का होगा। इसी क्वेश्चन को, इसी गुत्थी को हमें सुलझाना है, सुलझाएं। यस, तो इसके लिए हमें परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को रिवाइव करते हुए आगे बढ़ना होगा। उनको एक बार नज़र मार लेते हैं उन पे। मास ऑफ कैल्शियम इज 1.5 ग्राम ऑफ द सैंपल, इन 1.5 ग्राम ऑफ द सैंपल कितना है, हम लोगों ने पहले 40 लिया, नीचे 100 ले, क्योंकि परसेंटेज अपॉन 100 से निकलता है, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया 1.5 ग्राम से। आंसर क्या आया, 0.6 ग्राम। ऐसे ही हमने बाकी क्वेश्चन भी किए, सबका आ गया। अब अगर आपको उसको वेरीफाई करना है तो सबको प्लस कीजिए। अगर आंसर सेम आ रहा है जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का दे रखा है, तो आपने एकदम सही आंसर निकाला है, बधाई हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। कैसे फॉर्मूला है यहाँ पर, जितना परसेंटेज दे रखा है अपॉन 100 इंटू टोटल मास। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, रट लीजिए इसको अपने दिमाग में, नहीं तो कोई आपके पास कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि आपका आसानी होगी। जितने मैं नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पर सब आपके लिए बड़े अच्छे हैं, कृपया करके इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 0.24 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ कंपाउंड हैविंग boron and oxygen was found on analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the
कंपाउंड। अभी तक हमने परसेंटेज से इनकी टोटल वैल्यू निकाली, हम वैल्यू से क्या निकालेंगे, इनकी परसेंटेज। क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू मास ऑफ बोरॉन अपॉन कंपाउंड इनटू 100। आपको जो भी एलिमेंट दे रखा है उसका मास ले लीजिए, अपॉन उसका टोटल जो कंपाउंड बन रखा है उसको कर लीजिए डिवाइड, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, मज़े से कीजिए, सब कुछ मेरी बुक का आंसर्स हैं। मैंने इनको इसलिए ऐड किया ताकि आप लोगों को एक बार क्वेश्चंस के एग्जांपल भी मिल जाएं। बाकी किसी ने नहीं दे रखे तो मैंने भी दे दिए, कि बाकी लोगों ने नहीं दे रखे तो मैंने दे दिए। आगे आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके थोड़े फीचर्स पे ध्यान दे देते हैं हम लोग। अब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, बेसिकली देखो, अब डाल्टन अंकल थे, उन्हें भी अब कुछ नया सर्च करना था, है ना, जॉन डाल्टन अंकल को। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार लवाइजर्स के लॉ पढ़े, बोलते भाई ये लॉ तो बड़े सही हैं, लाइक बड़े सही लॉज हैं, मैं मानता हूँ ये सही सच है, बट इनमें थोड़ी कमी सी लग रही है यार। इनको एक काम करता हूँ ना, मैं एक नया रूप देके ना खुद कोई प्राइज ले लूंगा, मैं महान वैज्ञानिक बन जाऊंगा इनके चेंज करके। तो इसलिए अब हमें इनका भी पढ़ना पड़ रहा है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्या करें, हम बेचारे बच्चे, होमवर्क तो करना ही पड़ता है ना। तो सबसे पहला हमें मिल रखा है, अब इनके जो एटॉमिक थ्योरी है ना, इसमें जितने सात दे रखे हैं ना, इनको हम पैस्टुलेट्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इनको, पैस्टुलेट्स। कहीं किसी बुक में ये 5 दे रखे हैं, किसी बुक में 6 दे रखे हैं, किसी बुक में 7 दे रखे हैं। तो मैंने सोचा भाई देखो, मैं एक काम करता हूँ, इनको सातों के सातों समझा देता हूँ, बाकी आप लोग अपनी बुक में जाओ, देखो आपको जिस आपके टीचर ने जिस बुक से पढ़ा रखा है उस बुक में जाओ, देखो वहाँ कितने हैं और उनकी डेफिनेशंस फिर खुद याद करो, क्योंकि भाई मैं तो बता नहीं सकता फिर उसके बारे में, इसलिए आप लोग जाओ और उन्हें पढ़ो, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप लोग बुक खोल लो, मैं इनको सबको समझा रहा हूँ, सारे पास्टुलेट्स को, आप लोग इनको याद भी कर सकते हैं। अगर आपके बुक में 7 है, यही है, तो फिर मैं इनको आपको याद भी करा देता हूँ। बहुत आसान है इनको याद करना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये लोग सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। लेट्स स्टार्ट। पहला आता है हमारे पास, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। सबसे पहले आपको एटम की डेफिनेशन चिपका देनी है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। चाहे आप आगे लिख लो विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना। तो अब देखो, हमें पहले क्या बता रखा था, एटम्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशन डाल दी। अब वहां पर हमें डेफिनेशन में यही बता रखा था कि ये डिवाइड नहीं हो सकते, बस उसी चीज को आपको सेकंड डेफिनेशन में डाल देना। सेकंड पोस्टुलेट में क्या डाल देना है, एटम्स आर अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। देखा, वही आगे तीसरा पढ़ लेते हैं, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर हमें तीसरा भी मिल गया। तीसरा हमें क्या डाल देना है, तीसरे पार्ट में हमें क्या डाल देना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग इनको, और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें वही डेफिनेशन डाल दोगे ना तो भी मक्खन चलेगा, मैम कुछ नहीं कह सकती उसको। रट्टेबाजी की कोई दुनिया नहीं रही है अब 9th में आपके पास। 9th में आपको सब कुछ खुद लिखना होगा, टीचर्स कुछ नहीं कराने वाले, टीचर से उम्मीदें छोड़ दो, आज से टीचर से उम्मीदें छोड़ दो, खुद सब कुछ करना है। आगे आता है, ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दिस मीन्स दैट दे हैव सेम मास, साइज एंड ऑल्सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस बात को मैं आपको गहराई से समझाता हूँ। मैंने क्या कहा था कि वो डिवाइड नहीं हो सकते, सिमेट्रिकल डिवाइड नहीं हो सकते। उसमें अगर आप सिमेट्रिकल डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, यहाँ कम प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। तो इस दुविधा से बचने के लिए हम लोग कहते हैं कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो बस उसी तरह से यहाँ पर हमें मिलता है, इसी की थोड़ा सा झोल मोल करके यहाँ बता रखा, मैं आपको समझा देता हूँ। ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास ये एक एलिमेंट का टुकड़ा है, इसका यहाँ का एटम उठा लो और यहाँ का एटम उठा लो, चाहे कहीं का भी एटम उठा लो, मैंने कभी मना नहीं किया तुम लोगों को, तुम लोग को कुछ जहाँ का उठाना है उठा लो। अब इस एटम को उठाओ और इसकी प्रॉपर्टीज़ को तुम लोग देखो, इसके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका ये साइज़ है, इसका ये मास है, इसका ये वो है, सब कुछ है। अब तुम लोग दूसरी जगह से उठाओ उसी को, उसी एलिमेंट के टुकड़े से दूसरी जगह से उठाओ, यहाँ पर जो दूसरा एटम निकलेगा ना वो भी एकदम सेम होगा। बोल सकते हो भाई जुड़वा जिंदा हुए हैं सब लोग, क्या हुए, एकदम जुड़वा, बोल सकते हो जुड़वा।
यहाँ पर जुड़वा में तो फिर भी ये था ना कि जुड़वा 2 तुम लोगों ने देखी होगी, तो बिहेवियर चेंज था। एक बड़ा भोला भाला सा था, बोलता मैं बड़ा शांत इंसान हूँ, और एक था ठरकी इंसान। तो बस वो चीज़ यहाँ नहीं होती। यहाँ सब लोग बोले, तो अगर एक शरीफ है बोलेगा कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा खेलना कूदना पसंद नहीं, खेलना कूदना पसंद, राइटिंग में मजा आना भाई, देख लो फ़ोन पे लिख रहा हूँ यार, तुम लोग खुद लिख के देख लो, पसंद नहीं, तो मतलब कि किसी को नहीं होगा। बाकी टीम मेंबर होंगे वो सेम इसकी तरह होंगे, बोलेंगे भाई हम तेरे ही जुड़वा भाई, हमें भी नहीं पसंद, ठीक है ना, सेम होगा। अगर एक को बहुत ज़्यादा पसंद है तो बाकियों को भी उसके जितना ही पसंद होगा। समझ आ गया? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग 5वें पे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा था ना तुम्हारे पास कि उनका साइज सेम होता है, मास सेम होता है, उनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, उसी का उल्टा लिख लेना। डिफरेंट एलिमेंट है तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। अब ऐसा क्यों बता रखा है, देखो मान लो कि अगर 2 एलिमेंट हैं अलग अलग, मान लो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, अगर दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती सारी की सारी, तो क्या तुम लोग बता पाते कि कौन सा हाइड्रोजन का है कौन सा ऑक्सीजन का है? लाइक इनका रंग भी सेम है, इनकी चाल भी सेम है, इनके हाल भी सेम है। तुम लोग कैसे कह दोगे कि भाई ये देख, जो ये वाला दिख रहा है ना तेरे को, ये वाला हाइड्रोजन का है, और जो तेरे को ये वाला दिख रहा है, ये वाला तेरे पास ऑक्सीजन का है। कैसे कह दोगे तुम लोग कि ये वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला ऑक्सीजन का है? नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा किसका होगा। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन के अंदर अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ऑक्सीजन के अंदर अलग प्रॉपर्टीज होंगी। एक सर्कल होगा तो एक ट्रायंगल, नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ, एक की प्रॉपर्टीज को तुम लोग लिखोगे सर्कल की शेप में, एक की प्रॉपर्टीज को तुम लोग लिखोगे ट्रायंगल की शेप में। लिखने मत बैठ जाना, मैं अभी झोल मोल करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ याद रखाने के लिए तुम्हें। आगे आता है एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। बस स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाला यहाँ से छाप दिया, बाकी विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस, मतलब कि ये केमिकल कॉम्बिनेशंस में पार्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भाई अलग से बिठा दे कि भाई तुम लोग बच्चे हो साइड हटो, तुम लोग बहुत छोटे हो, नहीं, ये लोग बड़े हो चुके हैं, अभी मैच्योर हो चुके हैं, इन लोगों को तुम लोग केमिकल कॉम्बिनेशंस में पार्ट दिलवा सकते हो। आगे आता है एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। अब ध्यान से पढ़ो सो, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, एक सेम एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के, कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स। स्मॉल होल नंबर्स, होल नंबर कौन से होते हैं? फ्रॉम होल नंबर्स आर दो नंबर्स विच कम बिटवीन 0 to infinity, which are not in decimal form, not in fractional form, and neither in any other sort of form. They are just स्मॉल, छोटे मोटे होल नंबर्स। अब ये छोटे मोटे से इनका मतलब क्या है? फ्रॉम 1 to 10। तुम लोग समझ सकते हो 1 to 10 इनका मतलब है। अभी हमें 10 तक ही दिखाएंगे, ज़्यादा दिखाएंगे भी नहीं, ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग मर जाएं आके, तो इसलिए ये हमें अभी स्मॉल होल नंबर्स याद रखना तुम लोग, ये हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में ही होंगे। ऐसा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा कि तुम्हारे पास H1.5O आ गया, तुम्हारे पास H2/3O आ गया, तुम्हारे पास HO2/3 आ गया, कभी नहीं। दे वुड ऑलवेज बी H2O, they would always be S4, they would always be P4, they would always be anything else। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हमारे पास डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स कैसे हैं? जो अब देखो उस बंदे ने तो उस टाइम पे दे दी थी ये सारी थ्योरी, अब इसको थ्योरी क्यों कहा जाता है? लेवॉइजर की तरह लॉ क्यों नहीं कहा जाता? क्यों? क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब उस बंदे ने तो बहुत पहले दे दी थी, अब नई रिसर्च आई है ना, नई रिसर्च के हिसाब से नए कुछ चीज़ें बनी हैं, तो अभी हमें उनके बारे में बताया जाएगा। Atoms have been found to be made up of subatomic particles। सबसे पहली बात, एटम्स और भी ज़्यादा
एटम से भी छोटे, उनके सब एटॉमिक कहते हैं उनको, सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे एलिमेंट से बने होते हैं। अब प्रोटॉन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्वार्क्स होते हैं तुम्हारे पास, और भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तुम लोगों को अभी क्वांटम मैकेनिक्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आगे नॉन मेडिकल लोगे तो ले लेना, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ बैठा हूँ आके तुम्हारी क्लास में, कुछ पता नहीं है भाई ज़िंदगी का, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने धोखा दे दिया, बेदर्दी से हमें प्यार का सहारा ना मिला। आगे जाते हैं, द इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखा, जो मैं कहता हूँ वही लिखा हुआ है इसमें, मैंने इससे नहीं पढ़ा था अभी तक, मैंने इस लाइन को नहीं पढ़ा था, तुमने सुना है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने कहा था। ये मत कहना मैं पहले से पढ़ के आ गया था, हाँ ये स्लाइड्स मैंने बनाई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बताने नहीं वाला था, मेरे को पहले से पता था ये। वी शैल स्टडी अबाउट द सेम इन नेक्स्ट चैप्टर, इसी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट मासेस, जिसका नाम है आइसोटोप्स। अब मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन का ये एटम है और एक तुम्हारे पास हाइड्रोजन का ये एटम है, तो अभी नई रिसर्च के हिसाब से हो सकता है कि इसका मास अलग हो और इन बॉन्धों का मास अलग हो, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं तुम्हें बस आगे जाने की चेतावनी दे रहा हूँ। लाइक तुम्हारी मैम बोलेगी ना कि देखो ये बुक सही है, एकदम सही है, तो तुम लोग ये चीज़ें उनको याद दिला सकते हो, ठीक है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम मासेस, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग एलिमेंट्स के पास भी सेम मासेस हो सकते हैं, जिनका नाम है आइसोबार्स। तो तुम लोग सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये वाला है ये भी गलत हो गया और ये वाला है ये भी गलत हो गया, फोर्थ और फिफ्थ गलत होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है तुम लोग इनको लिख के ना हो, एग्जाम में लिख के ज़रूर आना, क्योंकि वहाँ तुम्हें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पूछी जाएगी, ये नहीं कहा जाएगा कि सच कौन से हैं इनमें से। समझ आ गया, बस आगे बढ़ते रहो। Atoms of different elements may not always combine in simple whole number ratios to form molecule of a compound. ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि वो सिंपल होल नंबर्स में ही सिंपल होल नंबर के रेशो में हो, कभी कभी कुछ और भी हो सकता है, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी समझाने लगा तुम्हारे दिमाग का दही क्या, तुम लोगों का पूरा दम आलू ही बन जाएगा दिमाग का, इसलिए उसको बाद में देखते हैं। अब देखो ये मैंने कितना प्यारा एटम का निकाल रखा है, इसके अंदर तुम अगर यहाँ पर देखो तो ये हाँ, इसके जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें ये क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा है, हाँ इसमें तुम्हें जो ये बीच में दिख रहा है ना, ये है तुम्हारे पास प्यारा सा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मिक्सचर, और जो हवा में उड़ रहे हैं ना, बगल बगल में घूम रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया, मैंने तुम्हें बस याद दिला दिया। और ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है ना, जो लाइंस है ना, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से बनी हुई फ्रिक्शन फोर्स के कारण दिख रही है तुम्हें, ये बस आंखों का धोखा कह सकते हो तुम लोग, क्योंकि देखो अब हमारी आंखें इतनी तेज़ नहीं है, FPS बहुत कम है हमारी आंखों की, फ्रेम पर सेकंड, उसी कारण ये इल्यूजन बन जाती है। आगे जाते हैं हम लोग, एटम्स का साइज, बेशर्मी की हाइट और एटम्स का साइज बहुत छोटे होते हैं आजकल की ज़िंदगी में, उसी को हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन 0.037 नैनोमीटर। अब आयरन मैन के फैंस तो जान जाएंगे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बट जो नहीं जानते उनकी अच्छी वाली इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। समझे नहीं अभी भी, तो समझा दूं कि यहाँ पर तुम लोग ज़ीरो डालो, ज़ीरो के पास 8 9 तुम लोग और ज़ीरो डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक 1 डाल दो। अब भी समझ नहीं आया तो भाई मैं क्या ही बोलूँ तुम्हारे लिए, इतने मीटर्स है तुम्हारे पास, जो भी तुम लोग कह लो इसको, एटम का साइज इतने मीटर्स में है। तो इसको देख कर तो यही लगता है कि भाई सबसे बड़ा वाला एटम ना हमारे पास सोडियम का है ना, हाँ सोडियम का एटम सबसे बड़ा वाला है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास डाल्टन अंकल के दिए हुए एटम के वास्ते सिंबल्स। अब हमारे पास डाल्टन अंकल जो थे ना, इनको सिर्फ ये पैस्टुलेट्स दे के हमें ना संतुष्टि ना मिली, इन लोगों ने कुछ सिंबल्स भी दिए हैं। अब मैं तुम्हें पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से समझाता हूँ। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ ये था कि अब इतने बड़े बड़े नाम इन एटम्स के, है ना, देखो जैसे कि गोल्ड, कॉपर, कॉमन सॉल्ट, कितने अलग अलग नाम है ना। तो इनके लिए अब लोग बोल रहे थे, सारे साइंटिस्ट मिलकर बोलते भाई देखो हमने ना हाइट का हमने H बना रखा है,
है ना, हमने हाइट का h बना रखा है छोटा वाला, हम लोगों ने मास का m बना रखा है, हमने न्यूटन का n बना रखा है। चलो इनके भी नाम छोटे कर देते, क्या चला जाता है, किसको अक्खा फर्क पड़ता है ना। हम बच्चों को भले ही फर्क पड़ता हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपना नाम करना है। तो सब लोगों ने अपने अपने देने लग गए। आर्किमिडीज ने अपने सिंबल निकाल ले, भाई देखो ये गोला, गोले के नीचे क्रिश्चियंस का साइन, 9 और 4 को जोड़ दिया, उल्टा ट्रायंगल, मरकरी सर्कल के ऊपर सेमी सर्कल, कुछ भी है यहाँ पर। तो यहाँ प्रेशर कुकर, ये चाइना का सिंबल, आधा चांद, ये कुछ और ही जा रहा है, और ये ट्रायंगल के नीचे क्रिश्चियन का साइन। तो ये अलग अलग सिंबल दिए थे आर्किमिडीज ने। फिर लोग बोलते नहीं भाई ये तो बहुत पुराने हो गए, नए सिंबल निकालो, इनको तो हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते, है ना। तो नए सिंबल आ गए, सब्सटेंसेस सिंबल, सब्सटेंसेस सिंबल, सब्सटेंसेस सिंबल, सब्सटेंसेस सिंबल, अलग अलग सिंबल आ गए। देख लो एक बार, गौर से देख लो इन सबको, गौर से, क्योंकि उन लोगों ने बनाए थे यार, है ना। फिर इसी को देख के भाई बाद में सब लोग बैठे एक दिन, बोलते यार ये बड़े मुश्किल है याद करना, ये मेरे को पसंद नहीं आए, सारे बोलते हमें पसंद नहीं आए। तो फिर क्या हुआ, डाल्टन अंकल ने बोला लो मैं लेके आ गया तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन। सोल्यूशन का था, तुम्हारे पास नाम है बोरॉन, बोरॉन का सबसे आगे वाला बी उठा लो, बी उठा लो, लगा दो। कार्बन है, सी उठा लो, फ्लोरीन है, एफ उठा लो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एच उठा लो, आयोडीन है, आई उठा लो, अल्मोनियम है, ए एल उठा लो। अब तुम लोग बोलोगे भाई ए एल क्यों, ए क्यों नहीं उठाया, कि देखो भाई आर्गन भी है, आर्सेनिक भी है। अब इन सब का भी ए उठा लेंगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा किस ए की बात हो रही है, आर्गन की बात हो रही है, आर्सेनिक की बात हो रही है, नहीं पता चलेगा ना। इसलिए एल्युमिनियम में ए एल लगा दिया, आर्गन में ए आर लगा दिया, और आर्सेनिक में ए एस लगा दिया। ये बात याद रखना, इन्होंने लॉ दे रखा है कि अगर मान लो तुम दो सिंबल आगे वाले दो वर्ड यूज कर रहे हो, आगे वाले तुम लोग दो वर्ड यूज कर रहे हो, तो पहला आएगा कैपिटल में, दूसरा आएगा स्मॉल में। बीबी पहला आएगा कैपिटल में, दूसरा आएगा स्मॉल में, पहला आएगा कैपिटल में, दूसरा आएगा स्मॉल में। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया। मैंने तुम्हारे सारे में दो चीजें लिख रहा हूँ, CO, CO, दोनों में CO है, बट अगर तुम साइंटिस्ट के नजरिए से देखो तो C छोटा O बनने आएगा कोबाल्ट, यहां पर दे रखा है, और C बड़ा O बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम नहीं सुना तो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत ही काम आएगा तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का बंदा। आगे चलते हैं, अब देख लो, अब सारे सिंबल्स के नाम भी ऐसा नहीं कि सिल्वर का तुम लोगों ने लिख लिया S, ऐसा नहीं है, सिंबल का S नहीं रखा गया। क्यों, क्योंकि इनके जब नाम रखे जा रहे थे ना, तो लैटिन में इनके कुछ और नाम थे, लैटिन में इनके जो नाम थे उनके ऊपर इन लोगों ने सिंबल बना दिए, तब उनका इन नामों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो बस इसलिए यहाँ पर अलग सिंबल मिल जाएंगे तुम्हें, सिल्वर का मिल जाएगा AG, क्योंकि इसका नाम क्या था, आर्जेंटम। अब तुम लोग बोलोगे आर्जेंटम है, AR क्यों नहीं लगाया, क्योंकि AR का हमने पढ़ लिया ना पहले से, इन लोगों ने आर्गन में लगा रखा है, इसलिए सिल्वर का क्या बन गया, AG, OG, तुम भी सुनो जी। कॉपर का CU, गोल्ड का AU, आयरन का FE, मरकरी का HG। बट अब तुम लोग इनको याद करना है तो कर लो, मेरी टीचर ने तो मेरे को बड़ी ज़बरदस्ती की, ये पता लगा मैंने याद नहीं किया, भाई टाइम नहीं था मेरे पास, मेरे को ना बहुत से काम होते हैं इसलिए। बट तुम लोगों के पास बेला टाइम है, मैं जानता हूँ, इसलिए कर लो तुम लोग, ठीक है। तुम्हारे आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और एक बात ये भी याद रखना कि टंगस्टन का जो ये वॉल्फ्रैम है ना, ये जर्मन नेम है, इट्स नॉट लैटिन नेम, ओके। हाँ, तो हमने इन बाकियों के सिंबल्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग आते हैं एटॉमिक मास पे। अब हमारे पास एक एटम है, हमने कह दिया मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ये मास है क्या, इनका मास है कितना, ये कौन बताएगा। इनके मास की अब तुम लोग कोई यूनिट तो डाल ही दोगे, चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक मास की डेफिनेशन सुन लो पहले, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम के मास को हम लोग क्या कह देंगे, एटॉमिक मास। इसके ऐसा यूनिट AMU या फिर U, AMU या फिर U, AMU की फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, सिंपल, एटॉमिक मास यूनिट, U की फुल फॉर्म यूनिट, सिंपल। AMU की तुम लोग अगर देखोगे कि कितना इसकी वैल्यू होती है, तो कितनी होती है, 1/12 ऑफ वन कार्बन एटम, सेम गोज फॉर U, आपके लिए भी सेम चीज जाती है। तो 1 AMU का बन जाएगा 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमें इतना पता चल गया 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम है, हम लोग आगे जानेंगे कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम का भी कितना मास होता है, आगे जानेंगे। अब इसमें ध्यान दे दो,
अभी हम लोग देखते हैं कि इस एटॉमिक मास के हिसाब से कितना बनता है, इस एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से कितना बनता है सबका। तो मैं याद करने होंगे ये वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले चाहे छोड़ भी दो, लेकिन ये जिंदगी, भाई तुम लोग अपना नाम भूल जाओ बट इनको कभी मत भूलना। इस चैप्टर में तुम लोग अपना नाम भूल जाओ एग्जाम देने से पहले, बट इसको मत भूलना। क्या है ये? हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। समझ आ गया? याद कर लो, 1, 12, 16, 14। सबसे छोटा हाइड्रोजन, उससे बड़ा कार्बन, उससे बड़ा ऑक्सीजन, उससे बड़ा नाइट्रोजन। 1, 12, 16, 14। समझ आ गया? नहीं, एक मिनट रुको, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा छोटा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? अब देखो तुम लोग, हम लोग इसमें क्या लेते हैं कि 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C-12 L1U। सिंपल, यहाँ बेकार की बात लिख रखी है, तुम लोग इसको ले लो 1AMU। बेकार की बात लिखी थी, मैं बता रहा हूँ। एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तुम लोग उसका एवरेज मास ले लो। एवरेज मास जितना भी आता है उसका, उसको ले लो, उसको डिवाइड कर दो 1AMU से, काम खत्म। बल्कि आएगा तुम्हारा रिलेटिव मास कितना, जितना वो एग्जैक्टली था। बेसिकली इतनी ही बात है। ये हमें बस झोला घुमाने के लिए आगे डाल रखी है बुक्स में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब तुम लोग एक छोटा सा ब्रेक लो, वीडियो पॉज करो, पानी पियो, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस पानी पी लो ताकि तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन आगे भी बढ़ी रहे। मैं देखता हूँ अगर मैं वीडियो को पॉज कर सकता हूँ तो। ओके, सो आगे पानी पी के वापस आ ही गए, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से। डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन दे देते हैं इनको, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेशन दे देते हैं, क्योंकि टीचर्स तो बिना डेफिनेशन के मानेंगे नहीं। मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms सेम और डिफरेंट केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर एंड हेल्ड है, यहाँ पर हेल्थ लिखा हुआ है मैंने HELD, held tightly by strong attractive forces. Molecules are represented in terms of symbols of constituting atoms and it is known as chemical formula. समझ नहीं आया कुछ भी? मैं समझा देता हूँ। बेसिकली मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 या फिर 3 एटम, या फिर जितने भी एटम्स इनका मन करे उतने सारे आते हैं, खेलते कूदते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई अब हम मॉलिक्यूल है, एटम ना रहे। सिंपल इतना ही है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट केमिकल फार्मूला का यूज़ किया जाता है बाय मेकिंग देयर ओन सिंबल्स लाइक CO2, H2O, O2। मैंने सारे 2 वाले बता दिए, आगे तुम खुद देख लो। अब इनके सिंबल्स को देख लेते हैं, अकेले और बेले एटम्स, एटॉमिसिटी को भी जानेंगे अब हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द एलिमेंट, आर्गन का Ar, हीलियम का He, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का Cl, ओजोन का O, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S। एटॉमिसिटी क्या है इनकी? मोनो एटॉमिक, मतलब कि इनके पास सिर्फ इकलौते हैं ये, मोनो एटॉमिक इकलौते हैं। डाई एटॉमिक H2 है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इकलौते हैं, एक ही है, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं। O3 है, मतलब कि यहाँ पर ट्राई एटॉमिक है। टेट्रा एटॉमिक है फॉस्फोरस। टेट्रा एटॉमिक में हम लोग बेसिकली डाल देते हैं उनको जो बेसिकली फोर्थ, जिनके पास 4 होते हैं उनको हम किस में डालते हैं? टेट्रा एटॉमिक में। जो 4 एक साथ मिलकर इसके P सारे एक साथ आए, उन्होंने बोला भाई चलो हम लोग एक साथ है, अब इनको 4 PP तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो हमने सीधा लिख दिया P नीचे 4, सिंपल। और ऑक्टा एटॉमिक हम लोग किसको कह देते हैं? सल्फर को। अब बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम लोग टेट्रा एटॉमिक और ऑक्टा एटॉमिक याद रखोगे। तुम्हें बेसिकली यहाँ पर हो सकता है तुम्हारी बुक में दे रखा हो टेट्रा एटॉमिक और ऑक्टा एटॉमिक का सीधा पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि बस वो 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है तो उनको कह देंगे पॉली एटॉमिक। आगे आते हैं हमारे पास रेशियो बाय मास। अब इनका रेशियो भी होता है मास के हिसाब से, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन डाई एटॉमिक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। क्या आएगा इसका? 1:35.5, 1:35.5। वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टेट्रा, यहाँ पर हमारे पास ट्राई एटॉमिक है, क्यों? H2O1, तो 2 + 1 3 ट्राई एटॉमिक का क्या है? 1:8। 1:8 कैसे बना यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन का मास होता है हमारे पास 1 AMU,
1 AMU। यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो कितना बन गया 2 AMU। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारे पास, एक ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास बेसिकली 16 AMU। तो अगर तुम लोग दोनों को देखो ऐसे कि एक 2 हाइड्रोजन का हो गया हमारे पास 2 AMU और एक ऑक्सीजन का हो गया हमारे पास 16 AMU। तो जब तुम इनको डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 1/8। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये बन चुका है 1:8। एक हाइड्रोजन के मास के लिए 8 AMU ऑक्सीजन का मास चाहिए। समझ आ गया। बस ऐसे ही हमारे पास अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आयोन्स पर। अब उसको हमने मास को छोड़ दिया, अब उसको भूल जाओ, अब आयोन्स पे आते हैं। आयंस क्या होते हैं, आयोन्स, आयंस जो कहना क्या था यार, प्रोनाउंसिएशन में फिलहाल कुछ नहीं रखा है, तुम्हें जिस वर्ड से याद रहता है उसको तुम लोग स्पेलिंग याद रखो बस, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हाँ बस इतनी सी डेफिनेशन थी। हंसते रहो, झिलमिलाते रहो, सब कुछ करते रहो, क्योंकि पार्टी तो बनती है भाई, बट पार्टी अभी शुरू हुई है। तो ये मत सोचना कि तुम लोग बहुत आगे निकल गए हो, क्योंकि अभी चैप्टर शुरू हुआ है। आयंस के बारे में अभी चैप्टर शुरू हुआ है। तो आयंस के ऊपर थोड़े पॉइंट देख लेते हैं। आयंस कौन से होते हैं, ऐसे एटम्स जिनके ऊपर या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। या तो उन चार्ज क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अच्छे से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में, कैटायंस एनायंस के बारे में। बस अभी हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अ फ्यू पॉसिबिलिटी चार्ज एटम्स और कैटायंस आर, बेसिकली कौन से हैं हमारे पास थोड़े से पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिनको हम कहते हैं कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं कैट आयंस। तो जिन लोगों को कैट से प्यार है वो याद रखो पॉजिटिव इज इक्वल टू कैटायंस, और जिन लोगों को कैट से नफरत है वो याद रखो एन आयंस, एन आयंस। तो दोनों तुम्हें याद रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास इनके चार्ज में तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले इनको ध्यान से देख लो। अ फ्यू नेगेटिव चार्ज आयंस और कॉल्ड एनायंस आर क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन। समझ आ गया। फिर आता है आयंस फॉर्म फ्रॉम ग्रुप ऑफ एटम्स एंड कैरिंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। आगे बढ़ते हैं। सम कॉमन कैटायंस, इनके तुम लोग नाम याद रखना कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एमोनियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, क्लोरियम, आयरन, गोल्ड। अब तुम लोग यहाँ पर देख लोगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब जिनके ऊपर सिंगल चार्ज हो, बाइवैलेंट का मतलब जिनके ऊपर डबल चार्ज हो, ट्राइवैलेंट का मतलब जिनमें ट्रिपल चार्ज हो। अब कुछ ऐसे हैं जो दो जगहों पे आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर मोनोवैलेंट भी है और बाइवैलेंट भी है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वैसे हमारे पास गोल्ड भी है, गोल्ड मोनोवैलेंट भी है और ट्राइवैलेंट भी है। उसी के साथ हम लोग अगर आयरन को देखें, आयरन बाइवैलेंट भी और ट्राइवैलेंट भी है। तो हमने एग्जांपल मिल चुके हैं इनके। आगे बढ़ते हैं एनायंस पे। एनायंस में आते हैं हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमीड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, काइनाइड और बहुत सारे। इनको हम लोग अगर नाम याद रखने लगे तो गए भाई। तो इसके ऊपर तुम लोग एक बार ध्यान से देख लो किस पे कौन सा चार्ज है, बस एक बार देख के चले जाना एग्जाम में। हो सकता है तुम्हें कोई एक दो याद रह जाए और एग्जाम में वही आया हो, क्योंकि किस्मत तुम्हारी क्या पता भाई, किस्मत का कुछ भी हो सकता है। मेरी किस्मत ऐसी थी, मैं एग्जाम देने गया था और मेरे को वहाँ जितना आता था मैंने सही कर दिया, जितना नहीं आता था सारे तुक्के गलत हो गए। मेरी किस्मत बहुत बुरी है लिटरली। तो उसकी बात छोड़ो, अब आगे बढ़ो। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब देखो इनका जो केमिकल फॉर्मूला बना है ना, वो किसी चीज़ को सोच समझ के ही बना है। अब देखो हमें पता है कि अमोनिया के होते हैं N3, कि कह सकते हो तुम लोग कि नाइट्रोजन का मास होता है, नाइट्रोजन का नंबर आता है 3, हाइड्रोजन का पहला। एक मिनट रुको, नंबर ही है ना। तो देखो N के पास क्या होता है, हमारे पास चार्ज कौन सा होता है, 3 नंबर का चार्ज होता है। समझ आ गया। हाइड्रोजन के पास 1 नंबर का। तो अब देखो, अब हाइड्रोजन बोलता है भाई देख तेरे पास तो 3 नंबर है ना, तेरे पास नंबर कौन सा बैठा हुआ है 3, तेरे पास नंबर बैठा हुआ है 3, मेरे पास नंबर बैठा हुआ है 1। तो देख भाई इक्वालिटी नहीं हो रही, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने 2 दोस्तों को और ले आता हूँ जिनके पास होगा 1 1 नंबर। फिर मैं बन जाऊंगा H3, तू बन जाएगा N3,
बस फिर काम बन गया। तो बस फिर जब ये N3 था, अब N3 था तो एक ही ना, भले ही इसके पास 3 नाम का नंबर है बट है तो ये एक है ना, तो बस ये N यहाँ पर है, H3 ले आया अपने 2 और ले आया, तो ये बन गया NH3 अमोनिया। मीथेन का भी सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम है। आगे आता है हमारे पास राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयंस पे देखो कि देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, चार्ज बैलेंस करने की बारी है। चार्ज बैलेंस करने के लिए है, मतलब कि तुम्हारे जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा ना उन्हीं के साथ पॉजिटिव चार्ज वाले जुड़ेंगे। अभी तक जितना हमें पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज वाला है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला है, दोनों ही मिलेंगे। और एक और शर्त है कि दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो सेम आना चाहिए, दोनों का चार्ज सेम होगा तभी होगा, वरना बोलेंगे नहीं भाई मेरे को तेरे से करंट लगता है, साइड हट जाओ। इसी हिसाब से देख लो, अब हमारे पास Na है, Cl है, दोनों के पास एक के पास 1 पॉजिटिव है, एक के पास 1 नेगेटिव, तो दोनों जुड़ गए, बोलते हैं हंसे खुशी रहेंगे हम लोग। दूसरा है हमारे पास पोटेशियम ब्रोमीड, पोटेशियम का K है, ब्रोमीड का Br है, एक चार्ज है, KBr बन गया। जिंक आयोक्साइड सेम है, दो चार्ज हैं एक साथ, तो ये हम लोग इसको CN2O2 भी कह सकते हैं और CNO भी कह सकते हैं। समझ गए? देख लो एक बार ध्यान से, मजा आएगा तुम्हें देखने में। आगे आते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड पे। हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव HCl, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव BaO या फिर BO2, जितना तुम्हें बोलना है बोल लो। और अब यहाँ देखो हमारे पास आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमारे पास क्या झंझट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में झंझट है कि हमारे पास एल्यूमिनियम का 3+ है और O का 2- है ना। अब यहाँ तक तो सब लोग फ्रैक्शनेट थे एक दूसरे से, लाइक एक एक है, दो दो है, फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखो तुम्हें मिल जाएगा एल्यूमिनियम का +3 है और O का +2 है, तो तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, या तो तुम लोगों को जो ट्रिक सिखाई जाती है ना, हम लोग को स्कूल में ट्रिक सिखाई जाती है ये वाली, कि तुम लोग इसको लेके जाओ यहाँ पर, -2 को यहाँ ले जाओ, +3 को यहाँ ले जाओ, रहेगा बाद में Al2 और O3 ही। यार तुम इस ट्रिक को मद्देनजर रख लो। ये मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जैसे हम लोग इक्वल करते हैं ना अपने मैथ्स में, जैसे कि हम लोग इनके फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे कि हमें पता है 3 और 2 किसके फैक्टर्स हैं, 6 के, तो यार ट्रू का कॉमन फैक्टर कौन सा आता है, 6 आता है। तो 3 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Al बन जाएगा 2, और O को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा बराबर ये 6 बन जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बन रखा है, तुम लोगों को कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें इतना पता है उस हिसाब से हो जाएगा। आगे आता है हमारे पास राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयंस के। पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं हमारे पास, जिनके पास पहले से ही देख, अभी तक हमारे पास क्या था, Na सिंगल था, है ना, साथ में हमारे पास Cl वो भी सिंगल था, लेकिन यहाँ पर अब PO4 है। यहाँ पर P और जो O है ना वो अपने साथ 4 O 4 को लेके घूम रहे हैं और P सिंगल है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है हमें। यहाँ पर अब जब हम लोग चेंज करेंगे ना चार्जेस को, तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोग किस चार्ज को चेंज कर रहे हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो ये तो PO4 ही रहेगा। Na से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये Na3 बन जाएगा। समझ आ गया? अब यहाँ पर देखना ये 4 है और ये 2 है ना, तो अब लोग हम लोग इसको NH8 तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर या तो हम इसको N2H8 कर लें या तो हम इसको N2H8 कर लें। तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, NH4 ब्रैकेट में बाहर 8 डाल दिया, उससे हमें सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई। बाहर 2 डाल दिया हमने तो सारी कन्फ्यूजन, इसी हिसाब से तुम बाकी सब भी कर लोगे और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। समझ आ गया ऐसा क्यों हुआ था? आगे बढ़ते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ अ फ्यू कॉमन कंपाउंड्स। इनके कुछ केमिकल कंपाउंड जो है, इनके कुछ केमिकल फार्मूला जो कॉमन है, ये सिर्फ कॉमन है, तुम ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा वो है, लाइक इनके तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। अमोनिया का NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का SO4, सल्फर डाइऑक्साइड का SO3, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। अब देख लो, जब तक मैं सब कुछ बोल रहा हूँ ना, तुम लोग एक बार सबको रीड कर लो ताकि तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, तुम्हें याद भी हो जाए। नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4HCl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, एथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथेन C2H6, सुक्रोज मान ले शुगर, या फिर तुम लोग स्टार्च कह दो C12H22O11। समझ आ गया? ऑल गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अब हमने एटॉमिक मास देख लिया, अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर
मास को। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास है H2O, H2 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था 1 AMU प्लस 1 AMU प्लस 16 AMU विच इज इक्वल टू 18 U और या फिर 18 AMU। समझ आ गया, वैसे ही है एकदम सिंपल। तुम लोगों को बस याद रखना है किसका कितना मास है, एक एटम का कितना मास है, तुम्हें बस इतना याद रखना है, बाकी सब लोग तो खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। आगे आते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 पे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमें पता है हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का जितना भी होगा हम लोगों ने लिखा 2 इंटू एच एटॉमिक मास ऑफ H प्लस 16 किसका है, S का, ये जो हमारे पास जो सल्फर है उसका। एटॉमिक मास ऑफ S हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी है ना, और उसी के साथ हमने 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। तो इसकी पूरी की कैलकुलेशन कितनी बन जाएगी हमारे पास 98U, कितनी बन जाएगी 98U। तो जब हमारे पास 98U बन चुकी है तो अब हम लोग इसका परसेंटेज में निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, इतनी, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी है, इतनी। हमने पहले आपको निकालना सिखा दिया था, बाकी आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और कोई भी डाउट होगा तो हम कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो तो पॉज कर लो वीडियो को और देख लो। आई एम वेटिंग फॉर 3 सेकेंड्स, 3 2 1। हाँ, तो अब आता है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इनके मॉलिक्यूलर मास को अब ग्राम में निकाल लेते हैं। ग्राम में निकालने का कोई फंडा नहीं है, तुम लोगों को बस इतना याद करना है जितना मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा निकला है ना यू में, वो यू को तुम्हें जी लिख देना है, जो यू में निकला उसको तुम्हें जी लिख देना है। यहाँ एक परफेक्ट एग्जांपल है उसका, तुम्हारे पास 44U था, 44G बना दिया, 44G बना के बस उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली, खत्म। आगे आता है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स, एक ग्राम एलिमेंट में बेसिकली उसके कितना होता है, एक ग्राम एलिमेंट में तुम्हारे पास पूरे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 विच यू कैन ईदर राइट एज 6022 इंटू 10⁻20। मतलब तुम लोग 6.6022 के पीछे 20 जीरो और लगा दो, उतने एटम्स होते हैं, जो पता नहीं तुम्हारे कितनी वैल्यू में जाएगा। तो उसको याद करने से अच्छा तुम लोग इसी को याद कर लो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर तुम्हें ये नंबर दे रखा है 6.022 इंटू 10⁻23, ये तुम्हें, इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं 1 मोल। ये 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। अ मोल डिनोट्स एवोगाड्रो नंबर, जो एवोगाड्रो नंबर को डिनोट करता है, जिसको हम लोग N0 और Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ पार्टिकल्स। प्लीज नोट दैट दीज पार्टिकल्स मे बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकते हैं, या तो ये एटम हो सकते हैं, या तो ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो एक आयन भी हो सकते हैं। थस हम इन सब का निकालेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू हाइड्रोजन का एटम का मास। हाइड्रोजन एटम होंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में। जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 दर्जन केले में, लाइक तुम लोग 1 डजन केले में 12 केले होते हैं, उसी तरह 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। जानता हूँ बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन यही सच्चाई है। अब हाउ टू ड्राइव द नंबर ऑफ मोल्स। अब इनके जो मोल्स का जो नंबर है, इनको निकाले कैसे हम लोग, कितने मोल्स हैं इतने बार में, मतलब आपको कि बता रखा है कि ये कितना मोल दे रखा है हमें। तो देखो, जब हम लोग इसको लिखते हैं ना, तो हम लोग सिंपली मोल भी नहीं लिखते, हम लोग कभी कभी इसको MOL डॉट लिख देते हैं। पूरा मोल लिखने की जगह इसको MOL लिख देते हैं, मतलब कि सिर्फ एक ई हटा देते हैं। तुम लोग पूरा मोल लिख दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या दिखा रखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन अ सैंपल कंटेनिंग 10⁻22 एटम्स ऑफ आयरन। अगर तुम्हारे पास 10⁻22 एटम है आयरन के, तो तुम्हारे पास कितने मोल हुए, कितना मोल हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको हम लोग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। जैसे कि हमें आयरन का दे दिया, रियल नंबर दे दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.166 मोल। ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, बट या यही तुम्हारी कड़वी सच्चाई है कि तुम्हें जो करना ही पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास आगे आता है एक्सप्रेसिंग मास ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मोल। अब इनको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स का नंबर कैसे करते हैं हम लोग, गिवन मास, जितना मास दे रखा है, और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास जितना भी होगा हमारे पास, उससे हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड। गिवन मास, जितना मास हमें दे रखा है उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे उसके नॉर्मल मास से, जितना उसका नॉर्मल मास होता है। जैसे कि H2O का ऐसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो बस उसी के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेंगे और उसी से हमें पता चल जाएगा कि कितना है हमारे पास मोल, कितने मोल्स हैं हमारे पास। तो इसके एग्जाम्पल भी दिख जाएंगे हमें यहाँ पर। इसके हीलियम का कितना होता है 4 ग्राम, तो उसको 28 से करेंगे तो 7 मोल हमारे पास है। 23 ग्राम है, 46 करेंगे तो 2 मोल है हमारे पास। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बता रखा है सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको और किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर खत्म, पैसा हजम। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर पे। तो टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।